हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 12 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न स्वामित्व आधारित क्षेत्रक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 है, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। आर्थिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख तत्व है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि को संपत्ति के अधिकार और सेवाओं के वितरण के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, विदेश संचार निगम लिमिटेड का नाम ऐसे बदला गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में पहली सार्वजनिक रूप से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। इसके द्वारा 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया गया। सरकार की विनिवेश नीति के तहत अक्टूबर 2008 में VSNL का नाम बदलकर टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कर दिया गया। आगे के प्रश्न मुद्रा और साख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कोलिन क्लार्क का वादा है कि विश्व के अधिक हर देशों में करों की सुरक्षित ऊपरी सीमा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय का 25%। कोलिन क्लार्क ने दिसंबर 1945 में इकोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित लेख फाइनेंस एंड वैल्यू ऑफ मनी में यह सुझाव दिया कि राष्ट्रीय आय के 25% को करारोपण की सुरक्षित सीमा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और यह सीमा अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय की क्रांतिक सीमा ऊपरी सीमा होगी। आगे के प्रश्न मुद्रा विनिमय का एक माध्यम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंकों की मांग जमा। सन्निकट मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो पैसे की तरह मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करती है, लेकिन जिसे तुरंत विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। यह नकद नहीं है, लेकिन आसानी से नकदी में बदला जा सकता है, जैसे बॉन्ड, ऋण पत्र, ट्रेजरी बिल व क्रेडिट कार्ड इत्यादि। लेकिन बैंकों की मांग जमा को इसके तहत शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है। मुद्रा का यह कार्य है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौण कार्य। मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है और इसकी संचय लागत अत्यंत कम होती है। मुद्रा किसी भी समय व्यक्ति द्वारा ग्रहण करने योग्य है, अतः मुद्रा व्यक्तियों के लिए मूल्य संचय का काम करती है। इस प्रकार मुद्रा मूल्य संचय का आधार है। मुद्रा का यह कार्य गौण कार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है। मुद्रा पूंजीवादी प्रणाली की रीढ़ है। मुद्रा पूंजी निर्माण का सर्वोत्तम साधन है क्योंकि यह एक तरल संपत्ति है जिसे बैंक में रखकर ब्याज कमाया जा सकता है। मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य के बीच की एक कड़ी है। ए, बी और सी तीनों ही सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति को समान बनाना। मुद्रा अनेक प्राथमिक, द्वितीयक तथा आकस्मिक तथा अन्य कार्य करती है जो केवल वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर नहीं करती, अपितु आज की दुनिया में व्यापार तथा उद्योग को प्रगति के पद पर अग्रसर करती है। ये कार्य इस प्रकार हैं: विनिमय का माध्यम, मूल्य की इकाई, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, साख प्रणाली का आधार। आगे के प्रश्न मुद्रा के आधुनिक रूप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो लेन देन में विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट एवं सिक्के आते हैं। ये बहुमूल्य धातुओं या अन्य कोई चीज नहीं है। इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसे देश की सरकार प्राधिकृत करती है। अगला प्रश्न है, 1980 में कितने व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 अप्रैल 2020 को 10 बड़े बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 रह गई है। आगे के प्रश्न बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104 है, यदि आप कुछ ऋण पत्रों को जमानत के रूप में ऋण के लिए देते हैं तो आप, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋणाधार मुहैया करते हो। यदि आप कुछ ऋण पत्रों को जमानत के रूप में ऋण के लिए देते हैं तो आप ऋणाधार मुहैया करते हो, अर्थात ऋणी ऋणदाता को ऋणाधार के रूप में कुछ कागजात या अन्य कोई संपत्ति जमानत के तौर पर उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं। दूसरा है, सहकारी बैंकों को केवल कृषि क्षेत्र में काम करने की अनुमति है। तीसरा है, नाबार्ड एक सहकारी बैंक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। केवल पहला सही है। सहकारी बैंक बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून अधिनियम 1955 के तहत शामिल होता है। सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस पर कार्य करते हैं। सहकारी बैंक न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि सूक्ष्म व मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति है। नाबार्ड एक सहकारी बैंक न होकर एक विकास बैंक है। अगला प्रश्न है, बिहार में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में प्रमुख कथनों में लघु वित्त बैंकों के मामले में ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 375.7% था और सबसे कम 40.5% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का था।
अगला प्रश्न है, भारत में CSO द्वारा छठी आर्थिक जनगणना का आयोजन किस दौरान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनवरी 2013 से अप्रैल 2014। भारत में CSO द्वारा छठी आर्थिक जनगणना जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान की गई। वर्ष 2019 से 7वीं आर्थिक जनगणना का कार्य शुरू कर दिया गया है। आगे के प्रश्न साख की दो विभिन्न स्थितियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सी बॉन्ड की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सम मूल्य। दिए गए सभी विकल्पों में सम मूल्य बॉन्ड की विशेषता नहीं है। बॉन्ड की कुछ विशेषताओं में उसकी परिपक्वता, उसकी कूपन ब्याज दर, उसकी कर स्थिति और उसकी प्रतिदेयता शामिल है। बॉन्ड से जुड़े कई प्रकार के जोखिमों में ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर में वृद्धि वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक से अधिक उधारी लेने को प्रोत्साहित करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिलोम रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो दर उस दर को कहा जाता है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से अल्पावधि के लिए पैसा उधार लेता है अथवा रिजर्व बैंक इसका प्रयोग व्यापारिक बैंकों के जमा स्वीकार करने की दर के रूप में करते हैं। रिवर्स रेपो रेट की दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंक अपने अतिरिक्त धन को RBI के पास जमा करते हैं, जिससे आकर्षक ब्याज प्राप्त होता है और अधिक उधारी लेने को प्रोत्साहित करेगा। इससे बैंकों की तरलता में कमी आती है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक शीर्ष विकास बैंक है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यह भारत में सरकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऋण की शर्तों से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।